Hi students, welcome back to Shortcut again. Today we will start chapter number 20 of Geography, India Physical Features. So we will be learning about the physical features of India in this chapter, like the mountains, the plains, the plateaus, etc. So let's start. India is located at the head of the Indian Ocean. The Himalayan mountain ranges separate India from Central Asia and give it the character of a subcontinent. भारत जो है वो इंडियन ओशन के सर के ऊपर है। समझिए कि इंडियन ओशन हमारे बॉटम पे है और हम उससे ऊपर हैं। और हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, वो भारत को सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से अलग करती है। इसीलिए भारत को हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। In fact, India, Pakistan, Nepal, Bhutan and Bangladesh, which share several similarities, are together referred to as the Indian subcontinent. अब भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सब को मिलाकर, ये भले हमसे अलग अलग देश हैं लेकिन काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं हम सब देशों के बीच में, इन सब को मिला के हम बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट. The southern part of India is a triangular peninsula surrounded by bottom three sides, Arabian Sea to its west, बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू इट्स साउथ. अब भारत जो है, इसका सदर्न पार्ट जो है वो एक पेनिनसुला है, ट्रायंगुलर पेनिनसुला. अब पेनिनसुला उस जगह को कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है. आप देख सकते हैं भारत का शेप बॉटम से कैसा है, इस तरह का है. तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, यानी कि सीधा ट्राइंगल ऐसा होता है, लेकिन ट्राइंगल को जब उल्टा करते हैं हम लोग तो ऐसा दिखाई देगा. तो ये जो भारत का सदर्न पार्ट है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल के रूप में है और एक पेनिनसुला है, क्योंकि इस तरफ आप देखते हैं अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है और बॉटम में हमारे इंडियन ओशन है. तो इस तरीके से भारत जो है सदर्न पार्ट में कह सकते हैं पेनिनसुला है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि एक इमेजिनरी लाइन है वो भारत के मध्य से गुजरती है ईस्ट से वेस्ट होते हुए. तो दोज आर स्टेइंग इन गुजरात, जो गुजरात के रहने वाले लोग हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आसानी से देख सकते हैं. अब रिसेंटली जैसे कि आप लोग कभी माता के मढ़ या लखपत की साइड जाएंगे तो वहाँ पर रास्ते में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो देखने को मिलेगी. अब एक्चुअल में व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन. वो एक इमेजिनरी लाइन है. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हेयर. अब वहाँ पर बोर्ड लगने का मतलब ये है कि ये लाइन जो है वहाँ से गुजर रही है, लेकिन दैट डजंट मीन कि वहाँ पर आप उतर के गाड़ी से अपने देखने लगो कि वो लाइन कहाँ है. वहाँ पे लाइन आपको दिखेगी नहीं, एक्चुअल में वो एक इमेजिनरी लाइन है इसलिए. तो जब भी आप अगर माता के मढ़ साइड जाएं या फिर लखपत साइड जाएं तो आपको रास्ते में ये जरूर देखने को मिलेगी. बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, जाते और आते दोनों तरफ से आपको दिखेगा. और उस बोर्ड के पास आप अगर रहकर देखेंगे तो दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली दैट लाइन पासेस. The 82.5 east longitude, which passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh and runs midway through the country, is the meridian on which the Indian standard time is based. अब भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो बेस्ड है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर, जो कि मिर्ज़ापुर, जो कि इलाहाबाद के पास में एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से ये जो लॉन्गिट्यूड पास होती है और इसी के आधार पे भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बेस्ड होता है. यानी कि इसी के आधार पे जो टाइम वहां पर रहता है वही भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. यहाँ पर कुछ आप इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं भारत के बारे में, जहाँ पर अलग अलग चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन भारत के बारे में दी गई है. नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजिकल डिविजन्स. अब भारत जो है उसको 5 अलग अलग तरीके से फिजिकली डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट हम देख सकते हैं नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न माउंटेन्स जिसको हम कहते हैं. दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, देन द पेनिनसुलर प्लेटू, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. तो ये 5 भागों में भारत को बांटा गया. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में. द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म अ वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न माउंटेन, जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो है, उत्तर में जो हम देखते हैं, ये पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत के नॉर्थ में, यानी कि उत्तर भारत के अंदर एक वॉल, एक दीवार की तरह काम करती है. दे ओरिजिनेट एज अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस फ्रॉम द पामीर नॉट इन सेंट्रल एशिया. ये एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज, पैरेलल आप सुनते हैं कि ऐसे ये पहाड़ हैं, इन
इनके पैरेलल ऐसे और पहाड़ है। तो इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्पन्न होती है, शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? पामीर नॉट से शुरू होती है, जो कि मध्य एशिया में है, सेंट्रल एशिया में। The three significant ranges to the southeast of the Pamir Knot are the Karakoram Range, the Ladakh Range and the Himalayas. अब पामीर नॉट के साउथ ईस्ट में तीन जो रेंजेस हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए, वो है द कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड द हिमालयस। ये तीनों जो है पामीर नॉट के साउथ ईस्ट में स्थित है। इन तीनों में हिमालयस जो है वो सबसे ऊंचे और सबसे बेहतरीन पर्वत श्रृंखला में से एक माने जाते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और तिब्बत बॉर्डर में है हिमालयस के, वाइल माउंट K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, दैट इज इंडियाज हाईएस्ट पीक, दैट इज 8611 मीटर। सबसे दुनिया की हाईएस्ट पीक जो आपको है वो आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंचाई है उसकी। और भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर जो सबसे ऊंची जो पीक है वो है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको माउंट K2 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन, ये कराकोरम रेंज में ही स्थित है। तो हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची जो चोटी है वो 8848 मीटर ऊंची है, और भारत की जो हाईएस्ट पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 जो कि 8611 मीटर ऊंची है, और ये स्थित है काराकोरम रेंज के अंदर है। द नेम हिमालयस मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालयस का मतलब होता है कि हिमालय यानी कि स्नो, हिम मतलब बर्फ होती है तो बर्फ का घर, तो हिमालय जो है शब्द उसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो, दैट इज होम ऑफ स्नो। द हाईएस्ट रेंजेस इन दिस सिस्टम आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर इसके अंदर जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी रहती हैं, स्नो कवर्ड रहती हैं। These are young fold mountains that extend in an arc shape bulging southwards from Ladakh in the west to Arunachal Pradesh in the east. ये जो माउंटेन्स हैं इनको यंग माउंटेन्स, यंग फोल्ड्स भी कहा जाता है, क्योंकि एक आर्क के शेप में बल्ग, ये साउथ की तरफ जाते जाते बढ़ते हैं, बल्ग मतलब ये बढ़ रहे हैं साउथ की तरफ। फ्रॉम लद्दाख इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ये वेस्ट में अगर बात करें तो लद्दाख से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं। देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयस। हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हम देखने जाएं तो ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड आउटर हिमालयस कहा जाता है, जिनको नाम दूसरे भी दिए गए कुछ। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री कहा जाता है, और लेसर हिमालयस को हिमाचल कहा जाता है, और आउटर हिमालयस को शिवालिक्स कहा जाता है। द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन एवरेजिंग ओवर 6000 मीटर। हिमाद्री जो कि ग्रेटर हिमालयस हैं वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं जो कि 6000 मीटर से भी ऊंचाई इनकी ज़्यादा है। They have the loftiest peaks in the world. कंचनजुंगा इन सिक्किम इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया। तो इसके अंदर काफ़ी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक जो है कंचनजुंगा जो कि सिक्किम में है, उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है भारत में। सबसे पहली हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। अदर हाई पीक्स इन दिस रेंज आर नंगा पर्वत, नंदा देवी एंड कामेट। ये तीनों जो रेंजेस हैं ये उसके बाद आने वाली हाईएस्ट पीक्स हैं, जिनके ऊंचाई भी यहाँ पर दी गई। ये आपको याद करनी है कि वन वर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। These high mountains have large glaciers that are sources of perennial Himalayan rivers. ये जो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स जो हैं, इनके अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ के बने पहाड़ जो कि हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, और गर्मी आने पे इनसे पानी थोड़ा थोड़ा, ये बर्फ है पिघल कर पानी नीचे बहता रहता है, जो कि हिमालय से आने वाली जो पेरेनियल रिवर्स हैं। अब आपको बता दूं, पेरेनियल का मतलब होता है ऐसी नदियां जो साल भर पानी से भरी रहती हैं। नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक ड्राई रिवर्स कहते हैं हमको, या फिर सीजनल रिवर्स कहते हैं, दूसरी होती है पेरेनियल रिवर्स। सीजनल रिवर्स या फिर ड्राई रिवर्स उनको कहा जाता है जो कुछ समय के बाद सूख जाती हैं, जो कि जिनका जो पानी है वो सूख जाता है। बारिश में उनमें पानी रहता है, जैसे जैसे बारिश का सीजन चला जाता है पानी उनमें से खत्म होने लगता है। लेकिन पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं जो हमेशा ही पानी से भरी रहती हैं। तो पेरेनियल नदियां जो हैं वो हिमालय से शुरू होती हैं, और ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ के कारण वो हमेशा ही पानी से भरी रहती हैं।
सम ऑफ द वेल नोन ग्लेशियर्स आर सियाचिन, गंगोत्री। अब कुछ वेल नोन यानी कि काफी प्रख्यात जो ग्लेशियर्स हैं उनके नाम है सियाचिन और गंगोत्री, ये नाम आपने सुने ही होंगे। एंड यमुनोत्री, यमुनोत्री भी एक ग्लेशियर है। ऑल्सो फाउंड इन दिस माउंटेन्स आर हाई पासेस दैट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दिस माउंटेन्स। अब इन्हीं के अंदर कुछ पासेस भी हैं, उन पासेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी कि माउंटेन्स को क्रॉस करके सामान लेकर जाना है, किसी भी तरीके से आपको खुद आना जाना है तो उसके लिए मदद मिलती है। द वेल नोन पासेज आर, अब यहाँ के कुछ वेल नोन पासेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे काराकोरम पास है, जोजिला, शिपकीला एंड नाथुला। ला मीन्स पास, तो ला का मतलब होता है पास, तो यहाँ पर आप जितने भी ला देख रहे हैं ये पासेस हैं, इनके नाम है जोजिला, शिपकीला और नाथुला। The Himachal and the Middle Himalayas are the second highest range of the Himalayas। अब ये तो हमने ग्रेटर हिमालयस की बात की, तो हिमाचल या फिर हम बात करते हैं मिडिल हिमालयस भी इनको कहा जाता है, ये सेकंड हाईएस्ट रेंज है। अभी जो हमने ग्रेटर हिमालयस के बारे में पढ़ा ये सबसे ऊंचे रहते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है हिमाचल या फिर मिडिल हिमालयस। दे आर टू द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयस, ये ग्रेटर हिमालयस के साउथ में यानी कि हिमालयस के नीचे की तरफ है ये। द माउंटेन्स आर अबाउट 1500 to 3500 मीटर हाई। पिछले देखे थे हमने वो 6000 मीटर से ऊंचे थे ग्रेटर हिमालयस में, लेकिन यहाँ पर 1500 से 3500 मीटर की हाइट है। इन दिस मिडिल रेंज आर लोकेटेड many beautiful and scenic hill stations like शिमला, नैनीताल, मसूरी, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग एटसेट्रा। तो इसी रेंज के मध्य में बहुत सारे हमारे जो खूबसूरत हिल स्टेशंस भी हैं, जिनमें शिमला, नैनीताल, मसूरी, कुल्लू, मनाली और दार्जिलिंग जैसे जो शहर हैं, जो पिकनिक स्पॉट्स के अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी हम इन शहरों को जानते हैं। द शिवालिक और आउटर हिमालयास आर द लोएस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयास। अब हमने पढ़ लिया ग्रेटर हिमालयास, देन मिडिल हिमालयास जो कि है, और ये तीसरा जो है वो है आउटर हिमालयास जिसको हम शिवालिक भी कहते हैं। दे आर द लोवेस्ट रेंजेस, ये सबसे लोवेस्ट रेंज मानी जाती है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज फुट हिल्स, इनको फुट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। एंड आर वेरी ब्रोकन एंड डिसकंटिन्यूस, ये ब्रोकन है और डिसकंटिन्यूस, कि एक कंटिन्यूस रेंज में नहीं है। देखिए ग्रेटर हिमालय जो है वो इस प्रकार से रेंज में चलते हैं, लेकिन जो ये लास्ट हमने बात की अभी शिवालिक्स की, वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, बीच में गैप होगा, फिर ऐसे, तो गैप में, यानी कि ब्रोकन डाउन, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है। द शिवालिक्स आर स्टिल अंडर फॉर्मेशन एंड देयरफॉर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। शिवालिक्स जो हैं वो अभी भी फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि अभी भी वो बन रहे हैं, यानी कि अभी भी पूरे तरीके से बने नहीं है, बनते जा रहे हैं। इसी कारण से यहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ज़मीन खिसकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन्स इज लेस देन 1500 मीटर, तो इनकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई है, वो 1500 मीटर से कम है। बिटवीन द शिवालिक्स एंड द हिमाचल रेंज आर सीरीज ऑफ ब्यूटीफुल लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड दून्स which are rich grazing grounds। अब इन्हीं के बीच में आपने जैसे देखा कि ये जो रेंजेस हैं इनके बीच में काफ़ी गैप भी रह जाता है, तो इसी कारण से इस गैप को कहा जाता है दून। और इसके बीच में बहुत सारी वैलीज आप समझते हैं ना, घाटियां बोलते हैं, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच की जो जगह रहती है इसको वैली कहा जाता है। तो वैली जो है बहुत सारी घाटियां हैं जिनको वहाँ पर दून्स कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग रहती है DUN। तो वहाँ पर जिनको हम ग्रेजिंग ग्राउंड्स भी कह सकते हैं कि हरे भरे मैदान हैं घास से भरे हुए। तो ऐसे में देहरादून उत्तराखंड के अंदर इसका एक एग्जाम्पल है। तो देहरादून जो है वो एक लो लाइंग एरिया है, या कह सकते हैं एक वैली है जिसको नाम दिया गया देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। द हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट आर कॉल्ड पूर्वांचल हिल्स, जो नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ हैं उनको हम पूर्वांचल हिल्स कहते हैं। इसके अंदर आते हैं द बक्काई बोम, नागा हिल्स एंड मीजो हिल्स। ये जो हिल्स के नाम हमने देखे, ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है म्यांमार के साथ, उसके साथ टच करते हैं। वाइल द गारो, खासी एंड जंतिया हिल्स, ये जो हिल्स हैं ये बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर है, यानी कि ये जो हिल्स के नाम ऊपर देखे हमने, ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो म्यांमार के साथ शेयर करते हैं वहाँ पर हैं, और ये तीनों जो हैं जंतिया हिल्स और गारो खासी, ये हमारे बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है। The world's wettest place, moist syndrome near Cherrapunji, is situated on the southern slopes of the Khasi Hills in Meghalaya। वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस इसको मॉइस्ट सिंड्रोम को इसलिए कहा जाता है, मॉइस्ट सिंड्रोम जो कि चेरापूंजी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चेरापूंजी जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो
जगह, इसलिए उसको वेटेस्ट कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड जो है वो मौसिनराम के नाम है। ये खासी हिल्स के अंदर ही स्थित है, मेघालय के अंदर। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। हमने हिमालयस के बारे में, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, अब प्लेन्स की बात करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस। हिमालयस के साउथ में आप हिमालय, ये देखिए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं दिस इज द हिमालय, तो इसके साउथ के पार्ट में यानी कि इसके नीचे आप आएंगे तो ये आपको दिखाई देंगे जो इसके फुट हिल्स में, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज आर एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन्स। ये बहुत ही फर्टाइल मतलब बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं, क्योंकि ये एलुवियम से बने हैं जो कि नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं। नदियाँ देखिए, ऊपर से आने वाली नदियाँ जो हैं जब यहाँ से गुजरती हैं तो अपने साथ वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं और वो इस जगह पर आकर डिपॉजिट कर देती हैं। ये 3 नदियाँ हैं, द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, और एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। इस कारण से ये जो प्लेन है हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं। द इंडस ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत। इंडस रिवर की बात करें तो लेक मानसरोवर जो है तिब्बत में, वहाँ से वो शुरू होती है एंड ड्रेन्स इन द अरेबियन सी, और ये जाती है अरेबियन सी में। द फेमस 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब की जो 5 प्रसिद्ध नदियाँ हैं, चेनाब, झेलम, सतलुज, रावी और ब्यास, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि ये नदियाँ जो हैं ये उसके अंदर जाकर मिलती हैं। दो पार्ट ऑफ द इंडस बेसिन लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इंडस बेसिन जो है, इंडस नदी का जो बेसिन है वो काफ़ी उसका बड़ा पार्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी स्थित है। एंड इट इज़ लार्जली नाउ इन पाकिस्तान। और अब की बात की जाए तो ज़्यादातर इसका जो पार्ट है इंडस नदी का जो बेसिन है वो पाकिस्तान में है। द इंडस फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा एट कराची। इंडस नदी जो है एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है कराची के अंदर। द गंगा प्लेन इज सिचुएटेड बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। गंगा प्लेन की बात करें तो ये हिमालयाज और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में स्थित है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, हिमालय से, और ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। द फर्टाइल गंगा प्लेन, जो गंगा का जो प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है, और ये लगभग 18,000 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल, यानी कि पंजाब से वेस्ट बंगाल तक ये इतने ज़्यादा एरिया को कवर करता है। देखिए जैसे पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल, यानी कि कितना लंबा एरिया जो है ये गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसीलिए गंगा प्लेन्स इसको कहा जाता है। और ये बहुत ही लंबा 18,000 किलोमीटर का एरिया लगभग ये कवर करती है। और चौड़ाई इसकी बात की जाए तो वो है लगभग 250 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर वाइड एंड 1800 किलोमीटर लॉन्ग। The rich alluvial soil and plenty of water makes it an important agricultural zone for growing wheat, sugarcane, barley and maize. तो ये जो सॉइल है यहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और पानी भी बहुत है यहाँ पर, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की भरमार है। इसी कारण से बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। द प्लेन सपोर्ट्स अ लार्ज पॉपुलेशन। ये प्लेन देखिए, एक तो ये फर्टाइल प्लेन है, इस कारण से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पर, पानी अवेलेबल है, खेती अच्छी होती है, और आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। इस कारण से यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करते हैं। द रिवर ब्रह्मपुत्रा ऑल्सो ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर लेक एंड ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस ईस्टवर्ड थ्रू टिबेट एंड शार्पली कट्स अक्रॉस द हिमालयन रेंज इन अरुणाचल प्रदेश टू एंटर असम। अब ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो भी मानसरोवर लेक के पास से शुरू होती है और बहुत लंबा ईस्ट की तरफ जाते हुए लंबा डिस्टेंस कवर करके तिब्बत से होते हुए एक शार्प टर्न लेकर ये हिमालयन रेंज को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अगर हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी की तो वो इस प्रकार से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कहीं से एंटर होकर इस तरीके से कट पाती है। देखिए ऐसे जाती है पहले और फिर एक शार्प टर्न लेके, यू टर्न जैसा लेकर ये वापस भारत में आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। Here it deposits its load of alluvial soil to form a fertile plain। और यहाँ पर जो इसके पास alluvial soil रहती है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। It enters Bangladesh and meets the Ganga before falling into the Bay of Bengal। फिर ये बांग्लादेश में एंटर होती है और गंगा नदी से मिलती है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। These two rivers jointly form the world's largest delta known as the सुंदरबन। तो यहाँ पर बांग्लादेश में जब ये गंगा नदी से मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ये जो एरिया है ये बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पर बनता है, जिस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा।
तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों के मिलने से बनता है? ये बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से। राइस एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहाँ पर राइस और टी जो है ये दोनों सबसे ज्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ वेरी ओल्ड रॉक्स। ये पेनिनसुलर प्लेटू है, हम बात कर रहे हैं बॉटम पार्ट की, जो ये पार्ट है ना हमारे भारत का पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है इस पार्ट की बात करें, इनकी इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है। अब ये जो पार्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ये बहुत ही पुरानी रॉक से बना हुआ है। इट लाइज साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। ये गंगा प्लेन के साउथ में है। द मेन प्लेटू इज डिवाइडेड टू मेनी स्मॉलर प्लेटूज सच एज मालवा प्लेटू विच लाइज बिटवीन द अरावलीज एंड द विंध्यास। अब ये जो प्लेटू है इसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, जिनको स्मॉलर प्लेटूज कहा जाता है, जैसे कि मालवा प्लेटू जो कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। द छोटा नागपुर प्लेटू जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड द डेक्कन प्लेटू, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इसका, उसके और डेक्कन प्लेटू के बीच में पाया जाता है। ऑल दिस प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स एंड माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये जो सब प्लेटू जो है बहुत ही मिनरल्स के अंदर बहुत रिच हैं और यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ उठती हैं, जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, ये नदियाँ नॉर्थ की तरफ बहती हैं। फिर नर्मदा और तापी जो है जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई ये ईस्ट की तरफ बहती हैं। तो ये नदियाँ भी हमें सदर्न प्लेटू के अंदर से उठती हुई दिखाई देती हैं। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी की बात करें, ये ऊंची नीची घाटियों में से होती हुई अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं, फॉर्मिंग एस्टुअरीज। और ये वहाँ जाकर क्या बनाती हैं? एस्टुअरीज बनाती हैं। द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इंडिकेट दैट द डेक्कन प्लेटू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो बताती हैं कि डेक्कन प्लेटू की जो स्लोप है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ बह रही है, इसका मतलब कि जो स्लोप है डेक्कन प्लेटू की वो कौन सी तरफ है? वेस्ट टू ईस्ट। दे ओरिजिनेट इन द हाई वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज। ये हाई वेस्टर्न घाट्स जो कि काफी ऊंचे हैं, वहां पर ये शुरू होती हैं, जिनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं। विच फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेटू एंड मेक देयर वे थ्रू द ईस्टर्न घाट्स। और ये ईस्टर्न घाट्स के मध्य से होते हुए अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ती हैं। विच फॉर्म द ईस्टर्न एज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। दीज रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टास। द रिवर गोदावरी इज नोन एज गंगा ऑफ द साउथ। और ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं वहाँ पर ये नदियाँ जो हैं। और रिवर गोदावरी जो है उसको गंगा ऑफ साउथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ। आंसर इज गोदावरी। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड अनब्रोकन एंड आर पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स की बात करें, ये ऊंचे हैं और अनब्रोकन यानी कि एकदम चेन में जाते हैं और पैरेलल हैं वेस्ट कोस्ट के। वाइल द ईस्टर्न घाट्स आर लो एंड डिसकंटिन्यूस। जबकि ईस्टर्न घाट्स की बात करें वो काफ़ी नीचे हैं, लो लाइंग एरियाज हैं और डिसकंटिन्यूस, वहाँ पर मतलब ऊंचे नीचे हैं, बीच बीच में जैसे कट जाते हैं वो। एज द रिवर्स कट थ्रू देम, और बीच में से इनके नदियाँ बहकर निकल जाती हैं। द डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेटू जो है वो भारत के सदर्न छोर तक जाता है, एकदम टिप तक। द नीलगिरी हिल्स, जिनको हम ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं, द कार्डमम हिल्स एंड द अनामलाई हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब ये जो हमने नाम लिए जो हिल्स के, ये सब वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर ऊंचा है, जो कि अनाईमलाई हिल्स के अंदर है, दैट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी। दिस एरिया इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, टी एंड वैरायटी ऑफ स्पाइस। यहाँ पर चाय, कॉफी और बहुत सारे स्पाइसेस उगाए जाते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये हमने अभी पढ़ा प्लेटूज के बारे में, अब भारत के डेजर्ट के बारे में देखते हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन कॉल्ड द थार डेजर्ट। भारत के नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहाँ पर एक हॉट, बहुत ही गर्म और शुष्क एरिया है जिसको हम कहते हैं थार डेजर्ट। इट एक्सटेंड्स वेस्टवर्ड फ्रॉम द अरावली रेंज इनटू द डेजर्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। ये वेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ अरावली रेंज से होता हुआ सिंध पाकिस्तान में जाता है। दिस पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट receives very little rainfall during the monsoon, so the scope of agriculture is seasonal and limited. यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है पूरे साल में, इस कारण से यहाँ पर खेतीबाड़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी बहुत ही कम स्कोप होता है इसके लिए। However, the construction of the Indira Gandhi Canal
लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने के बाद जहाँ पर सतलुज नदी का पानी जो है वो पूरे राजस्थान और ये डेजर्ट एरिया में पहुँचाया जाता है, जिससे अब इस लैंडस्केप की जो पिक्चर है वो बदल चुकी है, यानी कि जिसको हम डेजर्ट कह रहे हैं अब ये एक हरा भरा प्रदेश बन चुका है। आगे हम पढ़ेंगे द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स। कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्टों में बांटा जाता है। द वेस्ट कोस्ट दैट इज नैरो, बहुत ही पतला है ये, और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। अब कोस्टल प्लेन जो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। पहला वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट जो है एक नैरो, बहुत ही पतली स्ट्रिप है, एक पतला सा जो साइड में आपको एरिया दिखाएगा, जो मैं दिखाता हूँ, वो पार्ट है जो कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है। इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट, जो कि काफ़ी पतला है। दूसरा हमारा है द ईस्ट कोस्ट इज ब्रॉड एंड एक्सट्रीमली fertile as the peninsular rivers enter the Bay of Bengal forming the distributed and large। जबकि ईस्ट कोस्ट की बात की जाए वो थोड़ा चौड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया काफ़ी चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफ़ी पतला है, ठीक है, तो ये थोड़ा चौड़ा है। The Malabar coast in Kerala has beautiful backwaters और lagoons lined with coconut trees। मलाबार कोस्ट, जिसको हम केरला की साइड का जो एरिया है, जो केरल है हमारा, उस साइड का जो पूरा एरिया है कोस्टल एरिया, उसको मलाबार हिल्स बोलते हैं, मलाबार कोस्ट बोलते हैं, सॉरी। और ये बैक वाटर यानी कि अपन लगून्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है, सी का वाटर तो वो सी का ही होता है, लेकिन वो हमेशा भरा रहता है, जिसको हम लगून कहते हैं, जिसको बैक वाटर्स भी कहा जाता है। यानी कि पानी ऐसा जो कि हाई टाइड के समय आ जाता है, लेकिन लो टाइड होता ही वो पानी पीछे समंदर में नहीं बहता है। तो ऐसे लगून्स के लिए फेमस है, जहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और केरला जो है पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। सी वाटर ट्रैप्ड बिटवीन लैंड एंड सी बिकॉज ऑफ सैंड बार्स फॉर्म लगून। अब लगून क्या है मैंने आपको बता दिया, जब सी का वाटर आ जाता है हाई टाइड के समय, तो वो वापस ना जा पाए और वो बीच में किसी ऊंचाई की वजह से, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो एक जगह पर इकट्ठा रहे, उसको हम कहते हैं लगून। आगे हम देखेंगे द 2 आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। आपको पता ही है भारत के 2 आइलैंड ग्रुप्स जो हैं, उसमें द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में है, एंड दीज आर बेसिकली वॉल्केनिक आइलैंड्स, ये वॉल्केनो से बने हैं। एंड द सी अराउंड देम हैज प्लेंटी ऑफ कोरल रीफ्स, और यहाँ के इसके आजू बाजू की जो सी है वहाँ पर कोरल रीफ्स हैं। क्लोज टू द मेन ग्रुप्स ऑफ लैंड्स, मेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज द बैरन आइलैंड विच इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। अब इसी आइलैंड के करीब में, यानी कि जो आइलैंड्स की हमने बात की अभी, अंडमान निकोबार आइलैंड, इनके पास में ही बैरल आइलैंड्स हैं, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड क्या है, वो एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि कभी भी भविष्य में फट सकता है। इट एरप्टेड रिसेंटली आफ्टर रिमेनिंग इनएक्टिव फॉर 200 डेज, और ये जो बैरन आइलैंड है कुछ ही समय पहले ये एक्टिव हुआ था, लगभग 200 साल तक ये इनएक्टिव था और फिर से ये एक्टिव हुआ है। मोस्ट ऑफ दीज islands are uninhabited. Some of the tribes found here are still very primitive and don't welcome visitors. अभी आइलैंड्स में जो ये बहुत ही पुराने हैं, और ज़्यादातर आइलैंड्स अभी भी अनइनहेबिटेड, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आदिवासी, या हम कह सकते हैं कि जंगली लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जंगल में रहने वाले आदिवासी कह सकते हैं, ये ट्राइबल लोग हैं, ये आज भी प्रिमिटिव तौर पे रहते हैं, यानी कि प्राचीन काल की तरह ही रहते हैं, जो शिकार करके जीते हैं। और यहाँ पर विजिटर्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति आए तो उसको ये मार देते हैं, यानी कि ये लोग उनका स्वागत नहीं करते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला इन द अरेबियन सी। अब बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की, जो कि केरला की कोस्ट से थोड़ा दूर है, अरेबियन सी के अंदर। These are coral islands, ये भी coral islands है, made by the deposition of skeletons of minor sea creatures called coral polyps। अब इनको coral islands क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो skeleton होते हैं sea creatures के, जो छोटे छोटे sea के अंदर रहने वाले जो प्राणी हैं, उनके डेड बॉडीज, यानी कि उनकी जब मौत हो जाती है तो उनके स्केलेटन्स, उनकी जो हड्डियां हैं वो नीचे जमती रहती हैं, और इसी कारण से ये बने हैं आइलैंड्स, इसीलिए इनको कोरल आइलैंड्स कहा जाता है। और ये जो सी क्रिएचर्स हैं इनको कहते हैं कोरल पॉलिप्स। क्या कहा जाता है इनको? कोरल पॉलिप्स। दीज आइलैंड्स आर नॉट एज लार्ज इन साइज और इन नंबर एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये इतने बड़े भी नहीं हैं और इतने ज़्यादा भी नहीं है नंबर में एज कम्पेयर टू अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो बहुत ही बड़े हैं और
ज़्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। हेयर टू मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो अनइनहेबिटेड है, यानी कि यहाँ पर भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, लोग ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो भारत की जो अलग अलग तरीके से हमने देखा कि भारत के अंदर किस किस तरह की टाइप्स की जो लैंडफॉर्म्स हैं वो पाए जाते हैं, फीचर्स हैं भारत के। तो यहाँ पर एक वर्ड जो पीछे था हमारा एस्टुअरीज के बारे में मैं आपको बता दूं, व्हाट आर एस्टुअरीज। एस्टुअरीज हम बोल सकते हैं कि नदी के मुहाने, यानी कि नदी का जो मुंह होता है जहाँ पर नदी शुरू होती है उसका मुंह बोल सकते हैं हम, यानी कि नदी का फेस हम कह सकते हैं, मुंह उसका मुहाना कह सकते हैं नदी का, द वाइड ओपनिंग, उसको कहा जाए एस्टुअरीज। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।